स्टूडेंट्स वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपके प्रिपरेशन। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ जिसकी वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे, 20 तारीख को ही इसकी वैकेंसी पूरी तरीके से आयोग द्वारा जारी कर दी गई है एएसओ के लिए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए। और मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चे इसके लिए क्रेज ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए इंतजार कर रहे थे जिनके पास इसका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये वैकेंसी अब आपके सामने है और जल्दी इसके फॉर्म अप्लाई होंगे 21 अप्रैल से, और 18 मई तक लगभग इसके पूरी तरीके से फॉर्म ही चल रहा है। 11 मई लास्ट डेट है, 18 मई संशोधन की अंतिम तिथि होगी, तो लगभग मई तक, लेखपाल के पहले तक इसका पूरा फॉर्म ही चल रहा है। और फिर उसके बाद जो इसका एग्जाम है, मेरे हिसाब से इसका एग्जाम अगस्त में प्रस्तावित है, शायद अगस्त में हो जाए, नहीं तो सितंबर में इसका एग्जाम होगा। 3 से 4 महीना आपको तैयारी के लिए मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो लोग एएसओ के लिए टारगेट कर रहे हैं, एएसओ की तैयारी करना चाहते हैं, लग जाइए अपनी तैयारी में, मेहनत कर डालिए। ठीक है, और आज की क्लास, जैसा आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका थियरी सेक्शन है, थियरी सेक्शन मैंने एक आपको कल कवर कराया था कि एक क्लास मैंने ऑलरेडी पूरी तरीके से मैराथन क्लास इसी चैनल पे मैंने किया हुआ है, डेमो क्लास। ठीक है, उसमें मैंने पूरी तरीके से क्लियर किया हुआ है कि स्टैटिक होता क्या है। आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे पहली क्लास से। स्टैटिक होता क्या है, स्टैटिक का स्कोप मतलब स्टैटिक कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में, किन किन सेक्टर्स में स्टैटिक का यूज़ किया जाता है, ये पूरी एक क्लास मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। ठीक है, आज आपकी ये क्लास नंबर 2 है। आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टैटिक, सांख्यिकी के कार्यों को लेकर आज हम बात करेंगे। सांख्यिकी के कार्य क्या है, सांख्यिकी किन किन जगह मतलब यूज किया जाता है। ठीक है, सांख्यिकी की हेल्प से आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, हमारी सरकार, कंपनी, ठीक है, किन किन डेटा के आधार पे, किन किन चीजों पे, ठीक है, फोकस करती है, रिजल्ट निकालती है, नतीजों को निकालती है। तो एक ओवरऑल बहुत, मैं कह सकता हूँ, जैसे देखिए जो आपका सिलेबस दिया है ना, सिलेबस में अगर मैं देखूंगा तो बहुत अच्छा सिलेबस आयोग ने जारी किया, हर एक टॉपिक को उन्होंने बताया। तो एक टॉपिक आप छोटा मत समझिए, जैसे अगर फंक्शन लिखा है तो अच्छा खासा आप उसकी थियरी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा थियरी पढ़ने के साथ साथ 1 नंबर कहीं अगर फंक्शन से आ गया तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरी आज मैं आपको स्टैटिक का फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ स्टैटिक, सांख्यिकी के कार्य, ठीक है, इसमें पढ़ी है पूरा डिटेल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, आज की क्लास में कराने वाला हूँ फंक्शन ऑफ स्टैटिक, सांख्यिकी के कार्य को लेकर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आज की क्लास में हम देखेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ एग्जाम को लेकर, तो बैच जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरी तरीके से लॉन्च हो गया। बहुत सारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं और जल्दी ही इसके बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 25 मार्च से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा क्या इस बैच में, इसमें आपको डेली क्लास लेक्चर आपको मिलेगा, डेली आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेगा, प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिलेगा, क्वेश्चन के वर्कशीट वगैरह आपको मिलेगा, इन सबके साथ साथ ई बुक वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सबसे बेटर अच्छी बात यह है कि आपको मैं इसमें जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स स्टैटिक का, उसको मैं आपको डिटेल में कवर कराने वाला हूँ। इतना डिटेल में होगा कि आप उतना अगर पढ़ लेते हो, जितना हमारी क्लास जो पूरी रहेगी 90 दिनों का ये पूरा बैच है, इतना अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें मैं डिटेल में कवर कराने वाला हूँ इसमें। तो आप सभी इस बैच से जरूर जुड़िए भी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। कैसे करना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज क्लास नंबर 2 फंक्शन ऑफ स्टैटिक पूरी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम स्टैटिक का क्लास नंबर 2 यहाँ पे कवर करेंगे। क्लास फर्स्ट जो मैंने इससे पहले कवर कराया है, और क्लास फर्स्ट में आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया है ये भी एक बार बात कर लें। तो क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि पूरी तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स है ये है क्या, ये पूरा मैंने आपको क्लास में डिफाइन किया था। इन सबके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा था वो स्कोप क्या है, मतलब किसकी जगह ये स्टैटिक यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिक कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में देखा था। तो क्लास फर्स्ट में स्टैटिक होता क्या है पूरा डिफाइन हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था। एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, दायरा क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये हम लोगों ने पूरा कवर किया था। अब आज की जो क्लास आपकी रहने वाली है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मतलब कार्य क्या है, फंक्शंस किसके, ऑफ स्टैटिक के। स्टैटिक के कार्य क्या क्या है, काम क्या क्या है स्टैटिक्स के, क्यों यूज़ किया जाता है, आखिर इससे हमें क्या फ़ायदा है स्टैटिक्स से, किन किन क्षेत्र में किन किन जगह पे स्टैटिक का यूज़ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये पूरा आज की क्लास में हम बात करेंगे। फंक्शन ऑफ स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक के कार्य आज हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे, इसके फंक्शन क्या क्या है। एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न लगभग इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे
एक बार और बात कर लेते हैं स्टैटिक है क्या। जितनी बार आप स्टैटिक को समझोगे आपके माइंड में फीड होता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। जैसे स्टैटिक वगैरह स्टूडेंट तभी पढ़ते हैं जब आपका एग्जाम आता है, वरना आप नहीं टच करते, कोई भी स्टूडेंट नहीं टच करता। मैं गारंटी से बता दूं, जिसने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया हुआ है, कोई भी स्टूडेंट सांख्यिकी से एक बार अगर उसने पढ़ लिया तो वो अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा है, सारे सब्जेक्ट, लेकिन इसको जब एग्जाम आता है तभी स्टूडेंट टच करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वैसे तो मैंने पहली क्लास में बताया ये स्टैटिक क्या है, लेकिन यहाँ एक शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे स्टैटिक को अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं एक अपने लैंग्वेज में लिख दूँ, बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है स्टैटिक होता क्या है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, देखिए अगर आपसे कहूँ कि स्टैटिक होता क्या है, आप अगर मुझसे पूछोगे स्टैटिक होता क्या है, तो मैं आपसे कहूँगा कि डेटा, मतलब स्टैटिक जो है इसका मतलब है कि डेटा मतलब आंकड़ों के साथ काम करना, आंकड़ों मतलब डेटा, ठीक है, के साथ क्या करना, काम करना, आंकड़ों के साथ काम करना और उस आंकड़ों के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो मतलब उसके सही, सॉरी, आंकड़ों मतलब डेटा के साथ काम करना और उससे क्या, सही जानकारी निकालना, क्या, सही जानकारी निकालना, ठीक है, सही जानकारी निकालना। मैं कह सकता हूँ यही स्टैटिक है, ठीक है। आंकड़ों के साथ, जैसे बच्चों का रिजल्ट आया है, कोई 45 पाया है, 50 पाया है, कोई 60 पाया है, कोई 75 पाया है, कोई 80 पाया है, कोई 90 भी पाया है, कोई 10 पाया है, तो अभी आंकड़ों के साथ आप काम कर रहे हो और एक सही जानकारी निकाल रहे हो कि एवरेज कितना स्टूडेंट स्कोर पाया है, ठीक है, एवरेज कितना स्टूडेंट स्कोर पाया है ये आप निकालोगे, ठीक है। तो यही आपका क्या है, स्टैटिक है। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे स्टैटिक जो है सांख्यिकी, आंकड़ों को इसमें एकत्रित किया जाता है, एकत्रित करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने और प्रस्तुत करने का विज्ञान है। अगर आपसे कोई पूछे स्टैटिक है क्या, तो आप बोलोगे स्टैटिक इज अ साइंस। स्टैटिक एक साइंस है, साइंस, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं एंड प्रेजेंटिंग डेटा। और जो डेटा हमारे पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, जो भी व्याख्या वगैरह हम कर लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट निकाल लेते हैं, फिर उसको हम प्रेजेंट करते हैं डेटा को। तो यही हमारा क्या है, स्टैटिक है। और इन सभी आंकड़ों को एकत्रित, व्यवस्थित, विश्लेषण और व्याख्या और प्रस्तुत करने का विज्ञान है क्या, स्टैटिक, जिन्हें उन्हें सार्थक जानकारी में परिवर्तित किया जा सके। मतलब जो रॉ डेटा रहेगा, रॉ डेटा कच्चा, जो आपको एक तरीके से एक एग्जैक्ट आपको डेटा मिल गया, ठीक है, अब उसे आप यूजफुल इंफॉर्मेशन में आप परिवर्तित करोगे बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिक, ठीक है, सार्थक जानकारी में परिवर्तित किया जा सकता है। यह आंकड़ों के रुझान का सारांश प्रस्तुत करके वर्णनात्मक या छोटे नमूनों के आधार पर बड़ी आबादी की भविष्यवाणी करने का निर्णय लेने में सहायक होता है। मतलब इट एड्स इन डिसीजन मेकिंग बाय समराइजिंग द डेटा ट्रेंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक एंड बाय मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट लार्जर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द स्मॉल सैंपल ऑफ द स्टैटिक। जैसे भारत की पूरी जो जनसंख्या है वो लगभग कितना है, मेरे ख्याल 100 करोड़ तो पकड़ ही लीजिए, 121 करोड़ हमारे पीएम ही बोलते हैं, ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री 121 करोड़ बोलते ही हैं। अब 121 करोड़ लोगों का अगर सर्वे किया जाए पूरे भारत का, तो आप जनसंख्या पढ़ते ही हो कि भारत की 73% आबादी मतलब क्या है, पढ़ी लिखी है, जिसमें 67% मेल है और मे भी, और 63% फीमेल है या 57 है समथिंग। तो ये सब कैसे है, ये सब डेटा आपको कैसे मिला है, ये सब जगह आपका क्या, स्टैटिक का यूज़ किया गया है, क्या, स्टैटिक का यूज़ किया गया है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, यूपी की है। कैसे पता चला, कैसे, सभी जिले, जितने भी जिले हैं, 75 जिले, 75 क्यों, हम अपना प्रयागराज भी ले लें, 76 मेला वाला, ठीक है, वैसे 75 है, 75 जिले में सभी लोगों का मतलब क्या, एक एवरेज भाई, घर घर जाके काउंटिंग किया नहीं गया, जो भी बीएलओ ने डेटा दिया सभी जिलों के ब्लॉक स्तर पे हर एक लेवल पर, तो जो भी एवरेज मतलब पॉपुलेशन मिला हर एक जिले का, 75 जिले का पूरा कैलकुलेट करके बता दिया गया कि लगभग इतनी जनसंख्या यूपी की है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है, स्टैटिक के हेल्प से पॉसिबल है, और इन सभी जगह स्टैटिक का यूज़ किया जा रहा है। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, जो स्टैटिक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसके जो आंकड़े होते हैं, इसके जो रिजल्ट होते हैं, या मैं कह दूं इसके जो अनुमान, मतलब जो भी इसके नतीजे निकल कर आते हैं, नतीजा निकल कर आता है स्टैटिक का नतीजा, ये क्या होता है, ये एक्सपेक्टेशन पे होता है, अनुमानों के आधार पे होता है, एग्जैक्ट सही नहीं होता है, ठीक है, अनुमानों के आधार पर होता है, ये भी बात ध्यान रखना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सांख्यिकी व्यापक रूप से कहाँ यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होता है, मतलब स्वास्थ्य सेवा में भी यूज़ होता है, अनुसंधान में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टैटिक इज वाइडली यूज इन बिजनेस, हेल्थ केयर एंड रिसर्च। तो मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें आज भी क्लियर हो गई होगी, जिनका पहली क्लास में नहीं कवर हुआ होगा। स्टैटिक होता क्या है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग बात कर लें, यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं स्टैटिक के। कंपोनेंट मतलब क्या, कंपोनेंट मतलब क्या, स्टैटिक कंपोनेंट मतलब घटक, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिस्टिक्स,
ठीक है। स्टैटिक में इसलिए मैं कह दूँ स्टैटिक के अंदर जो मुख्य भाग होते हैं, जो मुख्य भाग मतलब मेन पार्ट होते हैं, जो मुख्य भाग या मैं कह दूँ जो मेन पार्ट होते हैं स्टैटिक में, मेन पार्ट्स, ठीक है, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, उन्हें ही हम घटक बोलेंगे स्टैटिक का या कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं जरा इसको एक बार हम लोग यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं। तो कंपोनेंट जैसे पॉपुलेशन, स्टैटिक में पूरे एक देश की जनसंख्या, एक जिले की जनसंख्या, एक ब्लॉक की जनसंख्या ली जाती है, स्टडी किया जाता है, फिर कोई रिजल्ट निकाला जाता है। जैसे कि स्कूल में की पूरे डेटा लिया गया और मतलब 500 छात्र हैं, पूरे पॉपुलेशन मतलब स्कूल में टोटल 500 छात्र पढ़ रहे हैं, तो 500 छात्र पे सर्वे किया गया। तो स्टैटिक में पूरी एक पॉपुलेशन का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन समझ में आया आपको या। और सैंपल की हम बात कर लें, सैंपल मतलब क्या, नमूना। अब जनसंख्या का एक उप समूह, मतलब मैं कह दूं कि स्कूल में सिर्फ 50 छात्रों पे सर्वे किया गया। ठीक है, तो स्कूल में सिर्फ 50 छात्रों पर सर्वे किया गया, तो मैं कह सकता हूँ स्टैटिक में आपका सैंपल भी, आपका नमूना भी लिया जाता है। स्टैटिक में सैंपल भी यूज किया जाता है। एक तो पूरी पॉपुलेशन का भी अध्ययन किया जाता है और एक नमूना भी लिया जाता है। ठीक है, डेटा की हम बात कर ले तो जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, जैसे स्कूल के सभी बच्चों के रॉ मार्क्स लिए गए, एक जिले में बेरोजगार जितने भी हैं मतलब युवा हैं उनके डेटा लिए गए, तो ये भी यूज़ किया जाता है, डेटा भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट परीक्षा के अंक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये सभी शामिल होते हैं स्टैटिक में। ठीक है, और फिर हम बात कर लें स्टैटिक मतलब सांख्यिकी, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है किसको, प्रॉपर्टी ऑफ द सैंपल, एक संख्यात्मक मान जो नमूने के गुण का प्रतिनिधित्व करती है, वो हमारे स्टैटिक सांख्यिकी है। उदाहरण के तौर पे जैसे एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का जो एवरेज स्टूडेंट का मतलब 50 स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर आया है, दैट इज सांख्यिकी स्टैटिक। और ये किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी को स्टैटिक में किन किन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। चलो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सांख्यिकी के कार्य को लेकर हम यहाँ बात करते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम फंक्शन बात करते हैं स्टैटिक के कार्य को लेकर। तो स्टैटिक का जो मेन फंक्शन है, जो मेन कार्य है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ, या सही है। ठीक है, तो सांख्यिकी का कार्य है तथ्यों को सरल बनाना। तथ्यों को सरल बनाना तो मतलब सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, उनको पूरी तरीके से क्या सिंप्लीफाई करना, सरल बनाना। जो आंकड़े हैं, जो जटिल आंकड़े हैं, उनको सरल भाषा में रिप्रेजेंट करना, मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं कह दूँ सिंपल डेटा में रिप्रेजेंट करना। तो ये मुख्य काम है किसका, सांख्यिकी का, मतलब स्टैटिस्टिक्स का। जैसे सांख्यिकी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जटिल और विशाल आंकड़ों को, जो जटिल है, ठीक है, जटिल मतलब जो कॉम्प्लेक्स, और विशाल मतलब वॉल्यूमिनस आंकड़े जो है उनको सरल और समझने योग्य बनाना। ये काम किसका है, सांख्यिकी का है। जैसे जब हमारे पास 5000 संख्याएं अगर होती हैं, आपको 5000 अगर संख्याएं दे दी जाए तो आप उन्हें देखकर कुछ भी समझना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टैटिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, ग्राफ पे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चित्रों पर का उपयोग करके उसे आसानी से हम समझा सकते हैं। तो यही है क्या, ये काम किसका है, स्टैटिक का यही तो काम है, तथ्यों को सरल बनाना। समझ में आया आपको? एक एग्जाम्पल से भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए, सांख्यिकी कई तरीके से डेटा को सरल बनाता है। जैसे अगर मैं कह दूं क्या, जैसे मैं कह दूं कि 5000 बच्चों का अगर डेटा आपको दे दिया जाए और 5000 बच्चों की पूरी लिस्ट निकली हुई है और सभी बच्चों के नेम और उनके रॉ मार्क्स जो परीक्षा में उनको मिला हुआ है, वो अगर आपको दे दिया जाए A to Z 5000 बच्चे, तो क्या आप इन 5000 बच्चों में से आप पता लगा पाएंगे कि मतलब क्या, अगर आप कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे कि एवरेज स्कोर कितना है बच्चों का? समझ में आया? कितने बच्चे 50% से ऊपर मार्क्स पाए, कितने बच्चे लगभग 80% से ऊपर मार्क्स पाए, कितने बच्चे लगभग फेल हो गए हैं जो 33% से नीचे हैं, आप कैसे पता लगाओगे? 5000 बच्चों का अगर आप डेटा कलेक्ट करोगे बहुत समय लग जाएगा। यही काम स्टैटिक करता है कि एवरेज निकाल लिया जाता है स्टैटिक से, मतलब हजारों नंबर की जगह हम एक ही नंबर में स्टैटिक आपको समझा देता है। सभी बच्चों के रॉ डेटा को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं, मीन निकाल लेते हैं एक तरीके से, और एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया सभी बच्चों के जो स्कोर आए हैं वो लगभग 65% है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि स्कूल में बेटर पढ़ाई हो रही है, बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, कह सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 1000 ऑफ नंबर इट एक्सप्लेन एवरीथिंग यूजिंग जस्ट अ सिंगल नंबर।
स्टैटिक मतलब ग्राफ और चार्ट में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे डेटा है, उनको नंबर की जगह हम चित्र पर भी दिखाकर आसानी से समझा सकते हैं। जैसे आप ऐसे देखिए, ये ऐसे डायग्राम बन गया और मतलब चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से कि मैथ में लगभग ठीक है 50% बच्चे पास हुए हैं, साइंस में ठीक है 60% बच्चे पास हुए हैं, हिंदी में लगभग 80% बच्चे पास हुए हैं। तो हम चित्र का भी यूज करके, ग्राफ का भी यूज करके डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिक। तो स्टैटिक का यूज तथ्यों को आसान सरल बनाने में किया जाता है। टेबल बनाकर भी हम दिखा सकते हैं, जैसे बिखरे हुए डेटा को आप व्यवस्थित कर सकते हैं, टेबल बनाकर भी उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब पहला काम जो स्टैटिक का है, सांख्यिकी का है, तथ्यों को सरल बनाना, मतलब सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी। मेरे हिसाब से मेरे सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा हुआ है। आप सभी स्टूडेंट जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, अपना नोट्स बनाते समय आप अपने अकॉर्डिंग अगर सभी एग्जाम्पल आपको लिखना होगा तो लिख लेना, और भी अच्छा रहेगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। या एक ही अगर एग्जाम्पल से आपके डाउट क्लियर हो जा रहा है तो और भी अच्छी बात है, आप एक ही लिख लेना। ठीक है, मैं समझाने के लिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिया है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। जैसे एक क्लास में 10 छात्रों के नंबर है, ये 10 छात्र हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 55, 65, 75, 85, 90। अब इन्हें देखकर आप तुरंत नहीं आपको समझ में आएगा कि क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम सबसे पहले मीन निकाल लेंगे। इन सभी को मैंने ऐड कर लिया, मतलब 40, 50, 60, 70 के बाद फिर क्या 80 के बाद 55, 65 75 प्लस 85 और प्लस 90, और फिर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 10 है, मैंने डिवाइड कर दिया। ये पूरा जोड़ने पे 670 आया, 10 से डिवाइड 67 आ गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही नंबर 67 जो मुझे मिला, तो मैं कह सकता हूँ क्लास का जो एवरेज परफॉर्मेंस वो 67 है। आप ऐसे ही देख लो, विराट कोहली ने कितना लगभग 300 मैच खेलने के कगार पे है, और हमारे विराट कोहली का सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर इन्हीं का ही है, 59% है शायद ओडीआई में। ठीक है, तो मतलब एवरेज देखिए, सभी मैचों का टोटल स्कोर ऐड करके नंबर ऑफ मैच से डिवाइड किया गया, ये एवरेज इनका निकल कर आ गया कि एवरेज इनका इतना स्कोर है, इतना हर मैच में ये लगाते हैं। एक तरीके से इनका परफॉर्मेंस 59 का है। तो मतलब समझ में आ गया ना आपको। तो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल डेटा में रिप्रेजेंट किया जाता है, समझने योग्य बनाता है सांख्यिकी। और एक और अगर हम बात कर लें, जैसे जनसंख्या डेटा, किसी शहर की जनसंख्या, जैसे शहर ए बी सी 50,000 है, 80,000 है, 30,000 है। इसे आप अगर मैं कह दूं 3 ही अभी आए, लेकिन अगर आपको कम से कम 15 से 20 शहर का अगर जनसंख्या पॉपुलेशन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए किस शहर की जनसंख्या मतलब ज़्यादा है कम है, तो आप जाहिर सी बात है ग्राफ पे इसे आप दिखा सकते हैं। या 3 ही लोगों का अगर डेटा दिया है तो आप ग्राफ पे इसे पूरी तरीके से दिखा सकते हैं, और ग्राफ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ जा सकती है। ठीक है, तो बी क्षेत्र की जनसंख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, ये आप ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सांख्यिकी का कार्य है। चलो एक और एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने कहा, मैंने 2-3 एग्जांपल लिया है। जैसे मान लीजिए 7 दिन का आपका खर्च है, 100, 200, 150, 300, 250, 100, 200। तो ये डेटा देखकर समझना थोड़ा बहुत आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपका एवरेज खर्च क्या है, तो आप डेटा देखकर नहीं बता सकते ना कि आपका एवरेज खर्च क्या है, औसत खर्च क्या है। तो आप क्या करोगे, सांख्यिकी का हेल्प लोगे, सभी का सम करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 186 आया, तो आप कह सकते हो कि मेरी रोज की जो खर्च है वो लगभग 186 रुपये है। ठीक है, 186। तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने लायक डेटा में आपने कन्वर्ट कर दिया। यही काम है स्टैटिक का। तो पहला काम आपका यहाँ पे हो गया, मतलब स्टैटिक का फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है स्टैटिक का तुलना करने में सहायक, मतलब फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। ठीक है, तो बिना तुलना के आंकड़ों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। अगर मतलब कंपैरिजन ना किया जाए डेटा के बीच में तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है बिना तुलना के आंकड़ों का, मतलब डेटा हैज नो स्पेशल मीनिंग विदाउट कंपैरिजन। स्टैटिक में क्या होता है, हमें 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच तुलना करने की सुविधा देता है। कौन, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का जो नया स्टैटिक का जो दूसरा फंक्शन है वो है कंपैरिजन में ये हेल्पफुल होता है, फैसिलिटेटिंग, मतलब तुलना करने में सहायक होता है, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। जैसे पिछले साल की तुलना में इस साल भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये कंपैरिजन हम कैसे, स्टैटिक के माध्यम से। हम पिछले साल का डेटा लिया है, इस साल का डेटा लिया है जीडीपी का, मतलब इस साल की जीडीपी का भी हमने डेटा लिया है, अगले साल का भी, मतलब इस साल और पिछले साल का भी हमने लिया है। कंपैरिजन हम कर लेते हैं। कंपैरिजन हमने किया, हमें पता चला कि हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। पिछले साल लगभग 5% था जीडीपी हमारी, इस साल हमारी 8% है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ी हुई है।
ठीक है, इस सांख्यिकी के माध्यम से ही पॉसिबल है, संभव है। और एक एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल अच्छे से, 2-3 एग्जांपल मैंने इसमें भी लिया है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि देश की अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी, जब हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, आप सभी लोग न्यूज़ पे भी आप लोग बहुत सुनते होंगे, गौरव सर करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो भी बताते हैं। तो हम स्टैटिक के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भारत की जीडीपी है, ठीक है, भारत की जीडीपी मतलब हमारी इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें जो वृद्धि दर है की तुलना में अमेरिका, चीन, जापान से हम लोग करते हैं सांख्यिकी के आधार पे। किससे कंपैरिजन करते हैं? अमेरिका, चीन, जापान से। तो ये सब सांख्यिकी के माध्यम से पॉसिबल है, और स्टैटिक का जो फंक्शन है वो क्या, तुलना करने में सहायक है। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्कूल में 10वीं कक्षा के परिणाम की तुलना दूसरी स्कूल से करना, ताकि ये पता चल सके कहाँ पढ़ाई बेहतर हो रही है। जैसे मैं कह दूँ क्लास ए है, क्लास बी है, ठीक है, अब क्लास ए और क्लास बी, तो यहाँ मैं अगर कह दूँ इस मतलब क्लास ए क्लास बी, या स्कूल नहीं, क्लास ए नहीं, स्कूल ए है, स्कूल बी है, और स्कूल ए के जो स्टूडेंट हैं वो लगभग 67% इनका लगभग परफॉर्मेंस आया है पूरे बच्चों का, ठीक है, एग्जाम में, और यहाँ पे 75% आया है। तो हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं भाई, डेटा, ये डेटा ही तो है, ये डेटा है, ये भी डेटा है, यहाँ के बच्चों का मतलब पासिंग परसेंटेज क्या है, यहाँ के बच्चों का पासिंग परसेंटेज क्या है, तो ये सब डेटा है। और जहाँ पे भी हम डेटा का यूज़ करते हैं वहाँ भी स्टैटिक का समझ लीजिए, डेटा का मतलब यूज़ करना ही स्टैटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं डेटा के भी, यहाँ पे कहाँ पे पढ़ाई बेहतर हो रही है। कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक कैसे, क्योंकि डेटा के माध्यम से तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और डेटा का यूज़ करना ही स्टैटिक है। मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। जैसे महंगाई देखिए, पिछले साल पेट्रोल की कीमत अगर मैं कह दूँ 110 रुपया था पिछले साल, ठीक है, इस साल कीमत की तुलना हम कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि 120 रुपया लीटर हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया क्या इस साल 10 रुपया महंगा हो गया, तो हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, पिछले साल की कीमत इस साल की कीमत करके कि महंगाई दर इस समय कितना है एक समय, ठीक है। तो ये सब कैसे स्टैटिक के भी आप पे, जैसे शहर ए शहर बी में अगर डेथ रेट की अगर आप तुलना करके ये पता लगाया जा सकता है कहाँ पे डेथ रेट कम है। जैसे मैं कह दूँ शहर ए में डेथ रेट जो है वो 20% है, और यहाँ पे मैं कह दूँ यहाँ पे 30% है। तो हम ये इन दोनों डेटा के बिहाफ पे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि कहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बेटर है, तो जहाँ पे डेथ रेट कम है वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी बेटर है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने में हेल्पफुल कौन है? कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, किसके भी यहाँ पे, किसकी कौन कहाँ पे, मतलब स्टैटिक कंपैरिजन में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है, हेल्पफुल होता है। तो जो दूसरा कार्य है स्टैटिक का, सांख्यिकी का, वो क्या है, तुलना करने में सहायक, फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जा रही है। तथ्यों को निश्चितता प्रदान करना, पढ़ना पड़ेगा आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में, क्योंकि स्टैटिक जो है इसमें लगभग आपको, मेरे हिसाब से, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपको 70% तो लगभग आपको थियरी सेक्शन से ही सामना करना है अच्छी खासी, और 30% मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल भी है, ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे हैं, कठिन भी है, आसान भी है। तो थियरी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत अच्छी अच्छी, मतलब कॉम्प्लेक्स भी है थियरी, कठिन भी है, आसान भी है। तो तथ्यों को निश्चितता प्रदान करना मतलब डिफाइनेंस टू फैक्ट, ये काम किसका है, कार्य किसका है, फंक्शन किसका है, सांख्यिकी का। तो सांख्यिकी करता क्या है, तथ्यों को निश्चितता प्रदान करता है, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम लोग कोई चीज़, हम लोग अपनी आइडियाज़ को हम लोग पूरी तरीके से व्यक्त कर देते हैं, क्या कहते हैं हम लोग अपने, अगर मन से ही कहते हैं कि अरे भैया आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो मतलब ये व्यक्तिपरक है, व्यक्तिपरक ये हमारा सब्जेक्टिव, हमारा इंडिविजुअल थॉट है, हमने कह दिया आज बहुत गर्मी है, मतलब हमने अपने मन की बात हमने कह दी। लेकिन स्टैटिक क्या करता है, उसको निश्चितता प्रदान करता है। स्टैटिक बताएगा, स्टैटिक के माध्यम से आप ये कह सकते हो कि आज टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक सांख्यिकी तथ्य है जो स्थिति को स्पष्ट और निश्चित बनाता है। मेरे हिसाब से समझ में आया। सांख्यिकी विचारों को अस्पष्ट रहने के बजाय उन्हें संख्याओं में बदल देती है। यदि हम कहें कि आज बहुत गर्मी है तो ये एक व्यक्तिपरक है, लेकिन अगर हम कहें आज तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये एक सांख्यिकीय तथ्य है जो कंडीशन और स्थिति को स्पष्ट और निश्चित बनाता है। तो स्टैटिक ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू नंबर रेदर देन द अलोइंग देम टू रिमेन वेज्यू। इफ वी से it is very hot today, this is subjective, but if we say the temperature today is 45 degrees centigrade, this is a statistical fact and that make the situation clear and precise। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं यही चीज़ आपको समझाऊं, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। कई बार क्या होता है, हम अपनी बात जो होता है अंदाजे में कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन, या आप अपनी भावना से कह देते हैं आज बहुत गर्मी है, बहुत महंगा है ये सामान, आज बहुत ज़्यादा लोग स्टेडियम में आए हुए थे, तो मतलब इससे कुछ निकल रहा है, ये तो आपके इमोशन है, आपके क्या है, इमोशन है, सॉरी इमोशन, TION, इमोशन है, मतलब ये आपके क्या है, ये आपके भाव है, ये आपके एक्सप्रेशन है,
ठीक है, लेकिन इससे कोई रिजल्ट निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। मतलब हाँ, स्टैटिक क्या करता है? स्टैटिक इन्हीं बातों को सटीक मतलब एग्जैक्ट नंबर में बदल देता है, जिससे आपकी बात जो होती है वो क्लियर भी हो जाती है, डिफाइंड मतलब निश्चित भी हो जाती है। समझ में आया? जैसे आज बहुत गर्मी है, स्टैटिक में क्या किया, आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत महंगा है, आप फोन लेने का 25,000 का आपको पड़ रहा है, आपका बजट 15,000 का ही था, तो आपने कहा बहुत महंगा ये मोबाइल फोन है, तो मतलब हम नंबर में अगर स्टैटिक के यहाँ पे हमने नंबर में बता दिया 25,000 का फोन है। स्टेडियम में बहुत ज़्यादा लोग थे, लगभग 600 लोगों की कैपेसिटी है, और लगभग पहुंचे थे कम से कम 400 लोग, 450 लोग, तो मतलब कितने लोग हैं? 450 लोग हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें आप अनिश्चितताओं पे बात कर रहे थे उन्हीं को निश्चित मतलब डिफाइन कर दिया, स्टैटिक ने क्लियर कर दिया। समझ में आया? तो दूसरा जो तीसरा जो काम है, फंक्शन है स्टैटिक का, वो तथ्यों को निश्चितता प्रदान करना, डिफाइन टू द फैक्ट, फैक्ट को डिफाइन करना। अच्छा, मैंने यहाँ एग्जांपल बनाया हुआ है, इसको भी देख लो। जैसे एक मोबाइल, अगर आप कहोगे यह मोबाइल बहुत महंगा है, तो इस मोबाइल महंगा, ये देखिए ये डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन हो गया 25,000 का फोन है, तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि फोन कितने का है और फोन कितना महंगा है। जैसे इस शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपने अपने मन से कह दिया, लेकिन अगर इसको आंकड़ों में बदला जाए, इस शहर की जनसंख्या 10 लाख है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि हाँ इस शहर की जनसंख्या 10 लाख है, और जो स्टेटमेंट आपने दिया था बहुत सारे लोग हैं, वही पूरी तरीके से क्लियर हो गया, क्लियर फैक्ट। समझ में आया आप सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को? इस साल रिजल्ट अच्छा रहा, पॉसिबल इस साल रिजल्ट अच्छा रहा स्कूल में या इंडिया में, यूपी में, सभी बच्चों का क्लास 10 12th में, लेकिन अगर इसी चीज़ को कह दिया जाए 85% छात्र पास हुए, तो आपकी बातें भी डिफाइन हो गई, क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई कि रिजल्ट की स्थिति साफ आपको समझ में आ गई है, आपकी बातें बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिक कि 85% बच्चे पास हुए, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 4th नंबर बात करते हैं, फंक्शन स्टैटिक का। तो नीति निर्धारण में सहायक होता है स्टैटिक, हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मेशन। तो नीति निर्धारण में भी स्टैटिक सहायक होता है। कैसे? जैसे जो हमारी सरकारें हैं, हमारी जो सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ठीक है, या कंपनियां हैं, जो भी इंडिया में कंपनियां हैं, चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, अगर वो अपनी योजनाएं बना रही हैं, ठीक है, अगर वो अपनी योजनाएं बना रही है तो सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर ही बनाती है। तो स्टैटिक क्या काम करता है? स्टैटिक का जो फंक्शन है, स्टैटिक, एक सेकंड, STATISTICS, ठीक है, स्टैटिक का जो काम है, स्टैटिक का जो फंक्शन है, पॉलिसी फॉर्मेशन में सहायता करना, ठीक है, नीति निर्धारण मतलब नीतियों को बनाने में, चाहे सरकार हो कंपनी, उनकी प्लानिंग को, उनकी पॉलिसी को बनाने में सहायक है। कौन? स्टैटिक। समझ में आया आपको? जैसे देश की, चाहे वह देश की सरकार हो या कोई बड़ी कंपनी हो, अगर वो भविष्य के लिए डिसीजन अगर ले रही है, तो डिसीजन किस बिहाफ पे लेती है? डेटा के आधार पर डिसीजन लेती है हमारी गवर्नमेंट, और डेटा का यूज करना ही आपका क्या है? स्टैटिक है। मैंने आपको पहले ही बताया है, स्टैटिक है। समझ में आपको? तो भविष्य का डिसीजन अगर गवर्नमेंट ले रही है, तो वर्तमान का और भूत का मतलब प्रेजेंट का, पास्ट का, सभी आंकड़ों की गवर्नमेंट को जरूरत होती है, और जो भी डेटा अगर गवर्नमेंट यूज कर रही है, दैट मीन स्टैटिक वहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी स्टैटिक का यूज होता है। यही फंक्शन है स्टैटिक का, नीति निर्धारण में सहायक। ठीक है, सांख्यिकी इन आंकड़ों का विश्लेषण करके सही रास्ता दिखाती है। वेदर इट इज अ कंट्री और गवर्नमेंट और अ लार्ज कंपनी, दे नीड प्रेजेंट एंड पास्ट डेटा टू मेक फ्यूचर डिसीजन। स्टैटिक एनालाइज दिस डेटा एंड शो द राइट पाथ। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे और भी देख लो इसको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। जैसे गवर्नमेंट के लिए अगर हम बात कर ले, तो सरकार करोड़ों लोगों के लिए नियम और योजनाएं बनाती है। ठीक है, इनको गाइड करने का काम स्टैटिक करता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन। जैसे गवर्नमेंट सबसे पहले सर्वे करती है, पहले सर्वे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके जरिए गवर्नमेंट आंकड़े जुटाती है, और आंकड़े गवर्नमेंट जुटाती है तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कितने परिवार जो है वो BPL, सफेद कार्ड, सफेद नहीं लाल कार्ड वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले हैं। जो आपको राशन कार्ड में जो लाल कलर का कार्ड होता है वो BPL वालों का होता है। तो गवर्नमेंट ने डेटा मतलब आंकड़ों के जरिए ही तो पता लगाया है कि कितने लोग BPL मतलब गरीबी रेखा से नीचे हैं, और फिर इन्हीं आंकड़ों को देखकर हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी योजना बनाती है। मुफ्त में राशन जो इस समय सभी लोगों को मिल रहा है हमारे देश के, आवास जो गरीब लोगों को गवर्नमेंट आवास देती है, ठीक है, आवास योजना के लिए कितना बजट चाहिए, तब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि बजट कितना जारी किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट ने डेटा के बिहाफ पे क्या किया, अपना प्लान डिसाइड किया, या अपना गोल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, या मैं कह दूं अपनी पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। किसके बिहाफ पे? डेटा के बिहाफ पे। और डेटा का यूज करना ही आपका क्या होता है? स्टैटिक होता है। समझ में? तो स्टैटिक क्या काम करता है? स्टैटिक का काम है क्या? पॉलिसी फॉर्मेशन, मतलब नीति निर्धारण में सहायक होता है आपका। ये गवर्नमेंट के लिए मैंने बता दिया एज अ एग्जाम्पल। शिक्षा की नीति पे हम बात कर लें, एक और एग्जाम्पल। जैसे सांख्यिकी बताती है किस राज्य में साक्षरता दर कम है।
जैसे साक्षरता दर किस राज्य में कम है, राज्य में किसमें साक्षरता सबसे कम है, मेरे हिसाब से कौन से है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे हिसाब से शायद मैंने जीएस पढ़ा होगा तो बिहार, शायद मुझे हिसाब से बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन है, केरल है हमारा। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ठीक है, सांख्यिकी के हेल्प से पॉसिबल है, सांख्यिकी स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक का जो काम है वो क्या, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक क्या हेल्प करता है, पॉलिसी फॉर्मेशन में। क्लियर, और इसी डेटा के आधार पर सरकार वहाँ नए स्कूल खोलती है जहाँ पे साक्षरता दर कम है, शिक्षकों की भर्ती की नीतियाँ बनाती है। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है स्टैटिक का हेल्प लेती है, डेटा का हेल्प लेती है। अब बिजनेस का भी मैंने नाम लिया था, कंपनी और गवर्नमेंट, तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट का बता दिया, कंपनी और बिजनेस का भी देख लो। तो व्यापार में जोखिम कम करने के लिए सांख्यिकी का यूज होता है। जैसे इसको जरा ध्यान से देना, डिमांड फॉरकास्टिंग। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सबसे पहले मांग का अनुमान लगाती है, कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की, या इस मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है रियलमी का, दिस इज माय फेवरेट फोन रियलमी। ठीक है, ये रियलमी जो फोन लॉन्च करने जा रही है कंपनी, तो कंपनी सबसे पहले सांख्यिकी मतलब स्टैटिक के जरिए मतलब डेटा इकट्ठा करेगी। समझना, एक मोबाइल कंपनी पिछले 6 महीनों में कितने लोगों ने 5G फोन खरीदा है, सबसे पहले उस मोबाइल कंपनी ने 6 महीने का डेटा देखा कि कितने 6 महीनों में कितने लोगों ने 5G फोन खरीदा है। फिर इस डिमांड के आंकड़ों को देखकर, जो लोग 5G फोन खरीदे होंगे, तो उन सभी आंकड़ों को देखकर कंपनी ये तय करती है कि अगले महीने में कितने फोन का प्रोडक्शन करना उचित रहेगा। ठीक है, कितना सही रहेगा। और इन डेटा के आधार पे कंपनी क्या करती है, मतलब प्राइसिंग भी सेट करती है। मतलब कंपनी आंकड़ों से ये पता लगाती है कि कस्टमर किस कीमत पर सामान को खरीदने के लिए तैयार है, किस कीमत में वो मोबाइल फोन आसानी से खरीद सकते हैं, पे कर देंगे तुरंत ही, और ज़्यादा मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कस्टमर की कैपेसिटी के अंदर है, कस्टमर खरीदेंगे, डिमांड हमारी बढ़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें, डिमांड फोरकास्टिंग और प्राइसिंग, कंपनी कैसे सेट करती है, जाहिर सी बात है सांख्यिकी डेटा के आधार पे, सांख्यिकी डेटा के आधार पे, जिससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। क्लियर, स्टैटिक डेटा के भी यहाँ पे। तो स्टैटिक का काम क्या है, एक बार और मैं बता दूं, तो हम लोग बात कर रहे थे 4th नंबर का, नीति निर्धारण में सहायक। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप सभी स्टूडेंट को। अच्छा, स्टैटिक का और सेकंड नेक्स्ट फंक्शन जो है वो पूर्वानुमान लगाना, मतलब फोरकास्टिंग करना। स्टैटिक का जो 5वां मुख्य काम है वो फोरकास्टिंग करना, मतलब पहले से अनुमान लगा लेना, फोरकास्टिंग जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे द फिफ्थ मेन फंक्शन ऑफ द स्टैटिक इज फोरकास्टिंग। इसमें क्या होता है, स्टैटिक के माध्यम से वर्तमान और भूतकाल इन सभी आंकड़ों को देखकर भविष्य के बारे में सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है, सटीक अंदाजा। अभी आप कहोगे कि सर अभी पॉलिसी वाला आप बताओ, तो उसमें भी गवर्नमेंट मतलब प्रीवियस डेटा के आधार पे ही अपनी नीति बनाती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी, अपना प्लान, अपना गोल डिसाइड करती है। यहाँ पे भविष्यवाणी की जा रही है। ठीक है, मतलब स्टैटिक जो होता है फोरकास्टिंग में भी इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है, मतलब 5वां फंक्शन जो कार्य है, भविष्यवाणी करना स्टैटिक का। ठीक है, 5वां मुख्य कार्य है। और वर्तमान और भूतकाल मतलब प्रेजेंट और पास्ट के आंकड़ों को देखकर फ्यूचर के बारे में सटीक अंदाजा लगाना। जैसे पास्ट डेटा का विश्लेषण स्टैटिक के माध्यम से हम करते हैं, पुराने डेटा का एनालाइज पास्ट डेटा, फिर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, आइडेंटिफाइज ट्रेंड, इस समय कौन सा ट्रेंड चल रहा है। पास्ट में लोग 4G इस्तेमाल कर रहे थे, आज के समय में लोग 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, 5G फोन। और इसी के आधार पर हम भविष्य में अनुमान लगा सकते हैं कि लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन लोगों की एजुकेशन फैल रही है, लोग एजुकेशन मतलब घर बैठे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, घर बैठे ही लोग कंप्यूटर पे बैठकर, दूर दराज मतलब कंप्यूटर पे बैठकर ऑनलाइन माध्यम से क्या कर रहे हैं, फीवर फ्रीलांसर पे मतलब अपना मतलब जो ऑनलाइन बैठकर ही घर से बैठकर कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा। और घर बैठे ही मतलब क्या फॉर्म वगैरह आप अपने एग्जाम का सब फिल कर दे रहे हो। तो इसी के आधार पर भविष्य में अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, क्या 5G को भी आगे मतलब 5G को छोड़कर 6G भी क्या आगे भविष्य में आएगा कि नहीं, क्योंकि लोगों का जो नेट पर काम करने का डेटा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो फोरकास्टिंग पूर्वानुमान लगाने में भी सांख्यिकी हेल्प करता है, कार्य है सांख्यिकी का। एग्जांपल देख लो, जैसे बिक्री का अनुमान, आपने अनुमान लगाया एक दुकान की जो बिक्री है आपके शॉप की, 2023 में आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, 2024 में 1,20,000, 2025 में आपने 1,40,000 का सामान बेचा। तो आपको ये पता चल रहा है कि हर साल मैं 20,000 रुपये ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ, हर साल मेरी 20,000 रुपये इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ोतरी हो रही है, हर साल मैं 20,000 रुपये ज़्यादा बेच रहा हूँ। तो आप अनुमान के आधार पर कह सकते हो कि 2026 में मैं 1,60,000 अप्रॉक्सीमेट सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो भविष्यवाणी आपने कैसे किया, स्टैटिक के भी यहाँ पे आपने किया। तो सांख्यिकी का जो कार्य है भविष्यवाणी करना, फोरकास्टिंग। चलो नेक्स्ट है संबंधों का अध्ययन करना। जो सांख्यिकी का जो 6वां मुख्य कार्य है, 6वां कार्य है संबंधों का अध्ययन करना, मतलब स्टडिंग रिलेशनशिप। द 6th मेजर फंक्शन ऑफ स्टैटिक इज स्टडिंग रिलेशनशिप। ओके, तो स्टैटिक का जो 6वां कार्य है वही आपका क्या है, संबंधों का अध्ययन करना। तो सांख्यिकी का काम है
स्टडिंग रिलेशनशिप। जैसे शैक्षणिक और किताबी भाषा में इसे हम क्या कह सकते हैं, को रिलेशन कह सकते हैं। को रिलेशन के नाम से जाना जाता है। इन एकेडमिक टर्म्स में अगर हम कह दें तो इसे हम को रिलेशन कहते हैं। ये आपके आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब आप स्टैटिक में ही इसको आप पढ़ेंगे, एज अ एक चैप्टर ही है ये मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टैटिक क्या मतलब संबंधों का अध्ययन करता है, मतलब ऐसे ही आप समझ लो। इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक चीज के बदलने से दूसरे चीज पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसे ही हम बोलते हैं कोरिलेशन। तो सांख्यिकी का जो छठवां कार्य है संबंधों का अध्ययन करना। मतलब अगर विज्ञापन का अगर हम खर्च बढ़ा दें, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, तो क्या हमारी सेल्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, ऑलमोस्ट बढ़ेगी। भाई अभी हम एडवर्टाइजमेंट 10% कर रहे थे, हमारी सेल लगभग 5 लाख की हो रही है। अगर मैं कम से कम इसको और बढ़ा दूं, मैं टोटल अपने बजट का 20% अगर एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहा हूं, तो मेरी सेल लगभग मैं कह सकता हूं 7 लाख हो जाएगी। 100% गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज पे मतलब अगर बदलने पर दूसरी चीज पे क्या असर पड़ेगा, इसका पूरी तरीके से हम पता लगा सकते हैं। किससे, स्टैटिक से, सांख्यिकी से, डेटा के माध्यम से। तो संबंधों का अध्ययन करना ये सांख्यिकी का कार्य है। एक एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, एक नहीं 2-3 एग्जांपल है। जैसे आय और उपभोग, इनकम एंड कंजम्पशन, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। जैसे जैसे अगर हम कह दूं सांख्यिकी ये सिद्ध करती है, स्टैटिक ये शो करता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, तो उसके खर्च करने की क्षमता, मतलब उसकी कैपेसिटी भी, मतलब खर्च करने की जो कैपेसिटी है और उसकी प्रवृत्ति, रहन सहन में भी वृद्धि होती है। समझ में, मतलब अगर आपकी इनकम 10,000 है आज, तो जाहिर सी बात है 3,000 आप पूरी मंथली अगर आप खर्च कर रहे हो तो 7,000 आप बचा रहे हो। लेकिन अगर आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी सैलरी 20,000 हो गई, तो आपकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। अब आप कम से कम 6,000 खर्चा कर रहे हो और 14,000 आप बचा रहे हो। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे आपकी खर्च करने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। तो एक चीज पे अगर असर पड़ रहा है तो दूसरे चीज पे ऑटोमेटिक असर पड़ेगा। और ये इसको पता लगाने का काम, संबंधों को सिद्ध करने का काम, इन संबंधों पे अध्ययन करने का काम किसका है, स्टैटिक का है, सांख्यिकी का है। प्राइस एंड डिमांड भी देख लो। जैसे अर्थशास्त्र के नियम को अगर हम सांख्यिकी द्वारा पुष्ट किया जा सकता है, मतलब क्लियर किया जा सकता है अर्थशास्त्र के नियम को। जैसे कीमत बढ़ने पे वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये आप लोगों ने अपने इकोनॉमिक्स, जब आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने बहुत पढ़ा होगा, आपको बहुत परेशान करता होगा ये। ठीक है, तो जैसे अगर किसी वस्तु की दाम जैसे आज 100 रुपये है, तो लगभग मैं कह दूं कि 10 लोगों की डिमांड है। अगर उस प्रोडक्ट की 100 रुपये है तो 10 लोग खरीद ले रहे हैं डेली। अगर उसी की कीमत बढ़ गई तो जाहिर बात है खरीदने वाले लोगों की संख्या आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर भी अध्ययन करने का काम किसका है, सांख्यिकी का है। तो सांख्यिकी का कार्य क्या है, संबंधों का अध्ययन करना, कोरिलेशन, स्टडीइंग कोरिलेशन। वर्षा और कृषि उत्पादन, रेनफॉल एंड क्रॉप यील्ड। कृषि सांख्यिकी के माध्यम से वर्षा की मात्रा और फसलों की पैदावार के बीच संबंध का विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टैटिक के बिहाफ पर हम रिलेशनशिप, मतलब दोनों के बीच, रेनफॉल और क्रॉप यील्ड रिलेशनशिप के बीच हम क्या स्टडी कर सकते हैं और एग्जैक्ट डेटा निकाल सकते हैं कि इस शहर में अब की बार 20% बारिश हुई है और पैदावार लगभग 118 टन की हुई है इस शहर में। अब की बार 20, मतलब ये 2023 में। ठीक है, 2024 में लगभग 30% बारिश हुई है और 150 टन पैदावार हुआ है गेहूं का। 2026 में मैं कह दूं, 2025 में 40% बारिश हुई है और लगभग 180 टन गेहूं की पैदावार हुई है। तो हम ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि 2026 में 50% अगर बारिश हो सकती है, मतलब अगर होगी तो लगभग 200 टन मतलब गेहूं की पैदावार होगी। तो दोनों के बीच रिलेशनशिप को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं एग्रीकल्चर, मतलब किसके, सांख्यिकी के आधार पे। ठीक है, तो सांख्यिकी का जो काम है, कार्य है, फंक्शन है, संबंधों का अध्ययन करना, स्टडी रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए सारी ये थियरी सेक्शन है और आपको अच्छे से इन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ना है। एक बार आपने पढ़ लिया इसके सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन, मैं अपनी गारंटी से बोल रहा हूँ 100% आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा अगर आप हमारी सारी क्लासेस अगर आप कर रहे हो, सारे लेक्चर अगर आप कवर कर रहे हो। और लेक्चर कवर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेक्चर कवर करने के साथ आप अपना नोट्स बनाइए और प्रिंट आउट नहीं, हैंड रिटन नोट्स आप बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है। समय अगर आपके पास है तो हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए। मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब आप 65 में 65 आप स्टैटिक का करके आओगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि ये जो बैच मैंने स्टार्ट किया है, जो 25 तारीख से इसकी क्लासेस चलेंगे, इसमें लगभग मैं 90 दिनों का पूरा टारगेट लेकर चल रहा हूँ। क्योंकि आपके एग्जाम अगस्त से पहले नहीं होने वाले और लगभग मैं पूरा मतलब मार्च का ये जो चल रहा है, जो भी बचा कुछ दिन है, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, प्लस पूरा अप्रैल में पढ़ाऊंगा, पूरा मई में आपको पढ़ाऊंगा, पूरा जून में आपको पढ़ाऊंगा। 3 महीने हम लोग लगातार क्लास करेंगे और बहुत सारे क्लास लेक्चर होंगे, डिटेल में नोट्स होंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ये सभी थियरी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए लास्ट है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, जो अगला जो मेन कार्य है, मतलब फंक्शन है किसका, स्टैटिक का, वो कौन सा है, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। परिकल्पनाओं का क्या, परीक्षण करना। अब परिकल्पना क्या होता है, आप कहेंगे सर परिकल्पना क्या होता है, तो परिकल्पना मतलब क्या, जैसे सांख्यिकी का 7वां और शोध मतलब रिसर्च की दृष्टि से
महत्वपूर्ण कार्य किसका है? सांख्यिकी का। परिकल्पनाओं का परीक्षण मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपका होता है। इसको मैं सबसे पहले अपने लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर मैंने जो नोट्स बनाए इस पर भी आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं अपने लैंग्वेज में अगर मैं बात कर लूँ, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना। ये होता क्या है? हाइपोथेसिस मतलब मैं कह सकता हूँ अनुमान, या मैं कह सकता हूँ दावा। ठीक है। टेस्टिंग मतलब क्या है? ये जो टेस्टिंग दिया हुआ है, टेस्टिंग मतलब क्या? जांच करना। ठीक है, जांच करना। तो सांख्यिकी का जो 7वां मुख्य कार्य है, अनुमान, जो भी अनुमान आप निकालते हो उसकी जांच करना, उसकी टेस्टिंग करना। जो भी आप अनुमान निकालते हो उसकी जांच करना। ठीक है, ये सांख्यिकी का 7वां मुख्य काम है। जैसे मैं यहाँ पे मैं अपने लैंग्वेज में कह दूं, जैसे किसी अनुमान मतलब किसी एजम्पशन मतलब आपने जो अनुमान निकाला उसको डेटा और मैं कह सकता हूँ एविडेंस के आधार पर आप ये प्रूव कर सकते हो कि वो सही है या गलत साबित करना। ठीक है, यही आपका क्या होता है? यही आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपका होता है। ठीक है, तो अनुमान जो आपने निकाला, अब उस अनुमान को, एजम्पशन को डेटा एविडेंस जहाँ पे आ गया, समझ लीजिए यहाँ पे स्टैटिक यूज कर रहे हो, स्टैटिक का यूज हो रहा है, तो इसके आधार पर आप ये प्रूव कर सकते हो जो अनुमान आपने निकाला है वो सही है या गलत। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और ये 7वां मुख्य कार्य है सांख्यिकी का, अनुमानों की जांच करना। जैसे एक एग्जांपल से समझो, वो ज़्यादा बेटर है। जो चीज़ें मैंने लिखकर आपको बताया वही सारी चीज़ें इसमें भी है। मतलब वैज्ञानिक पद्धति का आधार जो भी है उसको, मतलब जो भी साइंस ने कहा है, साइंस जो भी कहता है वो दावे की सत्यता जांच और तर्क प्रमाण के आधार पर ही सिद्ध करता है। ठीक है, साइंस जो भी कहता है, साइंस फैक्ट के आधार पे, मतलब डेटा के आधार पे ही साइंस पूरी तरीके से अपनी बातों को रखता है। और उसी साइंस के किए मतलब जांच, मतलब दावे को आप क्या कर सकते हो? प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और ये सांख्यिकी के माध्यम से आप करते हो। एग्जाम्पल से देखो, ज़्यादा अच्छा है। जैसे उदाहरण पे, जैसे मैं कह दूं, क्या नई दवा पुरानी दवा मतलब पुराने इलाज से बेहतर है नई दवा? तो इसका निर्णय आप कैसे करोगे? सांख्यिकी परीक्षण करोगे। सांख्यिकी परीक्षण मतलब स्टैटिक टेस्ट आप करोगे, जैसे टी टेस्ट, पी वैल्यू टेस्ट आप करोगे। जैसे मेडिकल साइंस में अगर हम बात कर लें कि नई दवा विकसित की जा रही है, तो शोधकर्ता जो है, रिसर्चर जो है, वो 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में नई दवा, मतलब एक ऐसे पेशेंट को जिसको नई दवा दी जा रही है, और दूसरा ग्रुप है उसमें पुरानी दवाई दी जा रही है। तो हमें ये पता चल जाएगा स्टैटिक टेस्टिंग से, सांख्यिकी परीक्षण टी टेस्ट से ये सिद्ध हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि किसको कितना सुधार हुआ है। नई दवा किसको दी जा रही है, क्या उनको जल्दी रिलीफ हुआ है, या पुरानी दवा जिसको दी जा रही है उनको जल्दी रिलीफ हुआ है। तो नई दवा से हुआ सुधार वास्तव में प्रभावी है कि नहीं है, या एक संयोग बस टेस्ट किया गया है। तो ये डेटा, ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और ये कैसे मिलेगा? सांख्यिकी के हेल्प से, स्टैटिक से। जैसे कृषि शोध अगर मैं बात कर लूँ, तो ये जांचना कि क्या किसी विशेष फर्टिलाइजर के उपयोग से फसल की पैदावार में सांख्यिकी रूप से वृद्धि हुई है कि नहीं। मतलब फर्टिलाइजर कुछ आपने नया यूज किया है, क्या उससे पैदावार बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो ये आप सांख्यिकी के हेल्प से प्रूव कर सकते हो, पता लगा सकते हो। शिक्षा, जैसे क्या नई शिक्षण पद्धति मतलब टीचिंग मेथड अपनाने से छात्रों के परिणाम में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है कि नहीं। तो इसका परीक्षण भी आप सांख्यिकी के द्वारा ही संभव है। जैसे पिछले साल बच्चे मतलब मैं कह दूं 65% मतलब पास हुए थे, आपकी बार पास आउट परसेंटेज बच्चों का 78% है। तो आप कैसे प्रूव करोगे? आप डेटा देखोगे कि इस साल, मतलब पिछले साल क्या क्या टीचिंग मेथड था, कैसे बच्चों को पढ़ाया गया। इस साल एआई आ गया है, एआई के माध्यम से, या मैं कह दूं एलईडी जो टीवी आ गई है, हर स्कूलों में लग रहा है, सो इन सभी माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों की ज़्यादा दी जा रही है। ठीक है, तो इन सभी में मतलब आप पता लगा सकते हो कि क्या इन सभी के बिहाफ पे बच्चों की शिक्षण पद्धति में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और हुआ भी है तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, हाँ भाई प्रूव हुआ है। ठीक है, हुआ है। तो ये सब, तो जो 7वां जो मुख्य कार्य है, फंक्शन है सांख्यिकी का, वो परिकल्पनाओं का परीक्षण मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये आज का टॉपिक पूरी तरीके से कवर हुआ। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं और क्लियर कर दूं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बेहतरीन एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं बात कर लूँ, आज हम लोगों ने देखा है कि स्टैटिक है क्या। एक बार मैंने फिर से आपको यहाँ बताया स्टैटिक है क्या, स्टैटिक के कंपोनेंट्स हम लोगों ने बात किया है पूरा आज की क्लास में। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है क्या, बात किया है सांख्यिकी के कार्य को लेकर। सांख्यिकी के कार्य कौन कौन से हैं? फंक्शन, तो पहला फंक्शन था तथ्यों को सरल बनाना, सांख्यिकी का पहला कार्य है। फिर सेकंड जो है आपका, सेकंड है सांख्यिकी तुलना करने में सहायक होता है, ये सेकंड फंक्शन है सांख्यिकी का, स्टैटिक का थर्ड जो फंक्शन है, तथ्यों को निश्चितता प्रदान करना, डिफाइनेस टू द फैक्ट। एंड चौथा जो मुख्य काम है, फंक्शन है सांख्यिकी का, नीति निर्धारण में सहायक।
और पांचवा जो मुख्य कार्य है सांख्यिकी का फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान लगाना। और सातवां जो मुख्य कार्य है सांख्यिकी का संबंधों का अध्ययन करना, मतलब स्टडिंग रिलेशनशिप। एंड सातवां जो मुख्य कार्य है वह है आपका अनुमानों का या अनुमानों एक्सपेक्टेशन का अनुमान लगाना, मतलब परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और ये सभी थियरी सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल में मैंने आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट को यहाँ कवर कराया है। अब आइए हम लोग इसके बेहतरीन एमसीक्यूज क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में पूरी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला हम यहाँ पे बात कर ले, व्हाट इज स्टैटिक, सांख्यिकी है क्या। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कुछ आसान भी आते हैं, कुछ कठिन भी आते हैं, कुछ मीडियम लेवल के आते हैं, तो सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इनपुट किया हुआ है। तो सांख्यिकी है क्या, तो सांख्यिकी में आपका क्या ओनली डेटा कलेक्शन, केवल डेटा ही तो कलेक्ट किया जाता है, डेटा ही तो नंबर में कलेक्ट किया जाता है सांख्यिकी में। स्टैटिक में आप जान रहे होंगे स्टैटिक में डेटा ही तो कलेक्ट किया जाता है, तो मेरे हिसाब से ये सही है। डेटा को व्यवस्थित किया जाता है, भाई व्यवस्थित तो किया ही जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं कि नहीं करते हैं आप डेटा को ऑर्गेनाइज, भाई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को एनालाइज करते हैं कि मतलब व्यवस्थित करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो ये भी काम हम स्टैटिक में करते हैं। और डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करना, एनालाइज करते हैं डेटा का, और उस पर जो भी मतलब क्या डेटा के बिहाफ पे बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं, नतीजा निकालते हैं। तो ये भी सांख्यिकी ही एक तरीके से है। तो सांख्यिकी मतलब डेटा एकत्र करना भी सांख्यिकी है, स्टैटिक है। डेटा को व्यवस्थित करना भी सांख्यिकी है, डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करना भी आपका सांख्यिकी है। तो मेरे हिसाब से डी आंसर यहाँ पे आपका सही है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सांख्यिकी का अर्थ केवल आंकड़ों को जमा करना नहीं है, बल्कि उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया भी है। तो डी आंसर यहाँ पे सही है। इसको थोड़ा हम डिटेल में बात कर लें। तो डिटेल में अगर हम बात करेंगे या तो सांख्यिकी का अर्थ जो है, मीनिंग ऑफ सांख्यिकी, यहाँ पे देखिए मैंने आपको पूरा पढ़ाई दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और इसको आप एक बार देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्विक फ्लो में मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सांख्यिकी देखिए गणित विज्ञान की वह शाखा है जो न्यूमेरिकल डेटा के संग्रह, संगठन, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति से संबंधित है। और सांख्यिकी को हम 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। 5 चरणों में मतलब कौन कौन सा, तो सी फॉर कलेक्शन, सी फॉर मतलब 5 चरणों में जिसे हम कोएप बोलेंगे। सी फॉर कलेक्शन मतलब इसमें डेटा को क्या किया जाता है, सांख्यिकी में सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए हम प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब इकट्ठे किए हुए डेटा को सरल और समझने योग्य अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। थर्ड इंटरप्रिटेशन मतलब विश्लेषण किए गए, मतलब इकट्ठा किए गए डेटा को, ऑर्गेनाइज किए गए डेटा को हम क्या करते हैं, उसके मतलब सार्थक निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, एनालाइज पहले ही आ जाएगा। मीन कोरिलेशन के साथ सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके डेटा की जांच करते हैं, फिर उसे टेबल, ग्राफ, चार्ट इन सभी में दिखाकर उसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा स्टैटिक आपका। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, और स्टैटिक का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टैटिक का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टैटिक का मुख्य उद्देश्य आपका क्या हो सकता है। स्टैटिक का मुख्य उद्देश्य क्या, डेटा को जटिल बनाना। डेटा को जटिल बनाना मतलब इतना कठिन बना देना कि समझ में ही ना आए, समझ में ही ना आए, तो ये तो गलत हो जाएगा। डेटा को अर्थपूर्ण बनाना, टू मेक अ डेटा मीनिंगफुल, लोगों को समझ में आ सके आपके डेटा से, तो ये सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ बी आंसर सही है। जैसे आप ही अगर मान लेते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हो और आपसे अगर आपके प्रिंसिपल ने डेटा मांग लिया आपके बच्चों का, आपके इस क्लास का, जिस क्लास के आप क्लास टीचर हो, तो जाहिर सी बात है आप मीनिंगफुल डेटा दोगे कि नहीं दोगे, मीनिंगफुल डेटा जिससे उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो डेटा को आसान और सरल बनाना, मतलब आपने रिजल्ट निकाल लिया कि ये बच्चा सबसे ज़्यादा स्कोर पाया है, तो हमारे स्कूल में सबसे कम स्कोर पाने वाला ये बच्चा है, और प्लस कितना एवरेज स्कोर रहा है आपके क्लास में सभी बच्चों का, तो वही है आपका। तो यहाँ बी आंसर सही है। ओनली डेटा कलेक्ट कर, देखिए जिसमें ओनली लगा रहेगा, आप 90% मेरे हिसाब से सभी एग्जाम में वो गलत ही होते हैं, वो गलत ही होते हैं। ठीक है, तो इन सबको ऐसे ही आप जज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। या तो सांख्यिकी स्टैटिक का जो मुख्य उद्देश्य है, रॉ डेटा को व्यवस्थित करना, उसका विश्लेषण करना, उससे उपयोगी निष्कर्ष निकालना, ताकि वह जानकारी समझने योग्य हो सके, जिसके बिहाफ पे आप डिसीजन भी ले सके। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और डेटा का विश्लेषण और व्याख्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ और डिटेल में, या डेटा का जैसे विश्लेषण और व्याख्या, जैसे स्टैटिक जो होता है जटिल, बहुत ही कठिन और बिखरे हुए डेटा को तालिका, रेखा चित्र और माध्यम जैसे उपकरणों से उसको सरल और अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, डिसीजन लेने में भी ये सांख्यिकी आपका काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारियां निकालकर भविष्यवाणी मतलब फ्यूचर के लिए आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, समझ में, और सही निर्णय लेने के लिए एक आधार प्रदान करता है। तो यही काम है किसका, स्टैटिक का। ओके, या तो
ये उद्देश्य है किसका, सांख्यिकी का। जैसे डेटा को जटिल बनाना, सांख्यिकी जटिलता को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको कम करके डेटा को सरल बनाना है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। केवल डेटा को कलेक्ट करना, तो डेटा संग्रह करना केवल ये स्टैटिक का प्रारंभिक स्टेज है, ठीक है, अंतिम उद्देश्य नहीं है ये। विश्लेषण और व्याख्या ये अनिवार्य होना चाहिए स्टैटिक में। केवल कैलकुलेशन करना है तो स्टैटिक सिर्फ गणितीय या गणनाओं तक सीमित नहीं है, इसका असली निष्कर्ष भी निकालना है स्टैटिक का जो मेन गोल है। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ स्टैटिक कन्वर्ट वैल्यू स्टेटमेंट इनटू प्रिसाइज नंबर। एक मिनट, सांख्यिकी का कौन सा कार्य अस्पष्ट कथनों को सटीक संख्याओं में बदलना है। तो ये याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है कि अस्पष्ट कथनों को, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आपने कह दिया कि आज बहुत गर्मी है, क्या आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, आपने तो अपनी बातें कह दी, तो ये अस्पष्ट कथन है कि नहीं है। लेकिन अगर इसको संख्या में अगर बताया जाए कि आज बहुत गर्मी है, मतलब आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये क्या है, ये स्टैटिक के बिहाफ पे ये मतलब बताया गया है एक तरीके से। तो ये स्टैटिक का कौन सा कार्य है, तो ये डिफाइनेस टू द फैक्टर, तथ्यों को निश्चितता प्रदान करना, तथ्यों को निश्चितता प्रदान करना सांख्यिकी का कार्य है, डिफाइनेस टू द फैक्टर। ये जो फैक्ट है, अब इसको निश्चितता मतलब क्लियर और स्पष्ट करना किसका काम है, सांख्यिकी का। तो बता दिया गया 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो यह सी आंसर आपका पूरी तरीके से सही है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा मेरे सभी स्टूडेंट को। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यह फंक्शन मतलब वैल्यू अस्पष्ट बातों सटीक एग्जैक्ट नंबर में बदलता है स्टैटिक। जैसे आज बहुत गर्मी है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है, लेकिन 45 डिग्री टेम्परेचर अगर बोला गया सांख्यिकी के बिहाफ पे, तो ये सटीक है और ये पूरी तरीके से फैक्ट को डिफाइन कर रहा है। चलो नेक्स्ट है, आगे अगर हम बात कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोरिलेशन मतलब सहसंबंध इज यूज टू परफॉर्म विच फंक्शन ऑफ स्टैटिक। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो कोरिलेशन है, सहसंबंध है, इसका उपयोग सांख्यिकी के किस कार्य को करने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी के किस कार्य को, संबंधों को व्यक्त करने के लिए, मतलब सिद्ध करने के लिए, ठीक है, अनुमान लगाने के लिए, संबंधों को मतलब स्टडी करने के लिए किस सांख्यिकी के किस कार्य को करने के लिए किया जाता है, कोरिलेशन का यूज आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका सी आंसर सही होगा, स्टडीइंग रिलेशनशिप, संबंधों का अध्ययन, ठीक है। कोरिलेशन मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है थियरी सेक्शन में। कोरिलेशन का संबंध होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मतलब बताना। जैसे मैं कह दूँ हाइट और वेट, ठीक है, हाइट और वेट के बीच क्या रिलेशन है इसको बताना। जैसे हाइट, जैसे जो बच्चे की हाइट ज़्यादा है उसका वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, या वेट कम भी हो सकता है, ऐसा भी समझ में। तो वही है, जैसे पढ़ाई अगर आप 6 घंटा कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। 3 घंटे अगर डेली पढ़ रहे हो तो रिजल्ट कुछ और आएगा, मार्क्स कुछ और आएंगे। दिस इज कोरिलेशन। ओके, तो सी आंसर यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सही है। कंपैरिजन में क्यों गलत है, तो कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन मतलब तुलना, और ये मीन और रेशियो से होता है। मीन हम निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे या रेशियो निकालेंगे, तो ये नहीं सही है। यहाँ रिलेशन का कोई बात ही नहीं आ रहा है। सिंप्लीफाइंग डेटा मतलब यहाँ डेटा को आसान बनाया जा रहा है। किसके माध्यम से सिंप्लीफाइंग डेटा, मतलब डेटा को टेबल और चार्ट के माध्यम से हम आसान बना रहे हैं। तो यहाँ पे कोरिलेशन मतलब दो चीज़ों पे जो रिलेशन है, एक पे बदलाव होने पे दूसरे पे क्या असर पड़ेगा, वही कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई बात ही नहीं हो रहा है। इसमें सिंप्लीफाइंग डेटा मतलब डेटा चार्ट के रूप में व्यक्त करना, ये अलग है पूरी तरीके से। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इसको भी मैंने आपको बताया, मतलब जो अनुमान है, अनुमानों की जांच करना ही आपका क्या होता है, जांच करना ही आपका क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपका होता है। तो ये भी, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। संबंधों का अध्ययन करना ही आपका क्या होता है, कोरिलेशन होता है। तो सी आंसर यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सही है। इसको मैं बता दूं ज़्यादा बेटर है, वैसे मैंने बता ही दिया है। स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में कोरिलेशन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका यूज़ करके आप मुख्य रूप से 2 या 2 से अधिक मतलब चरों मतलब वेरिएबल के बीच संबंध, प्रकृति, दिशा, तीव्रता का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये है। जैसे अगर एक वेरिएबल में परिवर्तन होता है तो दूसरे में ऑटोमेटिक परिवर्तन होगा। जैसे आपकी इनकम में परिवर्तन अगर हो रहा है तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी इनकम कम होगी तो आपके खर्चे कम होंगे। दिस इज अ रिलेशन, ठीक है, और यही आपका कोरिलेशन होता है। और इसको व्यक्त करने का काम, पता लगाने का काम किसका होता है, सांख्यिकी का होता है, ठीक है। चलो ये सब आप पढ़ लेना, ये सब मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे अपडेट कर रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है आपसे कि स्टैटिक सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी मेनली थ्रू द यूजेस। सांख्यिकी जटिलता को मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल बनाती है, सांख्यिकी जटिलता को,
ठीक है, किसके द्वारा सरल बनाती है? तो जाहिर सी बात है एवरेज और ग्राफ के माध्यम से। जो कठिन आंकड़े होते हैं, जटिल आंकड़े होते हैं, जैसे हजारों नंबर को आपको अगर समझाना है किसी को, तो जाहिर सी बात है आप एवरेज निकालोगे, उसका मीन निकालोगे, या तो आप उसे ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करोगे, तभी तो आप किसी को समझा पाओगे सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही है। क्या? सी आंसर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से सही है। ठीक है, एवरेज हजारों नंबरों को एक नंबर में बदल देता है, हजारों नंबर को। और ग्राफ क्या होता है? डेटा को विजुअली आसान बना देता है। तो सी आंसर सही है। चलो नेक्स्ट है, क्वेश्चन है द लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज हायर देन बिहार। अगर आपसे कहा जाए कि केरल की साक्षरता दर बिहार से अधिक है, तो यह कथन किस कार्य का प्रतिनिधित्व करता है? दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट विद फंक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट किस फंक्शन को, मतलब स्टैटिक के किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट विच फंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, यहाँ पे थोड़ा टाइप कर लेना, अपना लिख लेना स्टैटिक। वैसे मैं इसको अपडेट करा दूंगा स्टैटिक। तो ये स्टैटिक के किस कथन को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं कह दूं किस कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक को, या कथन सांख्यिकी के किस कार्य को प्रतिनिधित्व कर रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन में सांख्यिकी यहाँ पे नहीं टाइप हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्टेटमेंट? यहाँ पे लिटरेसी रेट की कंपैरिजन हो रही है बिहार और केरल के बीच में, तो यहाँ पे फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन, ठीक है, तुलना करने में सहायक। ठीक है, ये किसके माध्यम से पॉसिबल है? सांख्यिकी के माध्यम से। ठीक है, सांख्यिकी के माध्यम से। तो यहाँ दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र स्टेट में डेटा की तुलना की जा रही है, और इसी को हम बोल सकते हैं फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। और डेटा का जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है वहाँ सांख्यिकी का यूज़ आप कर रहे हैं। ठीक है, वैसे बिहार में बहुत सारे IAS PCS निकलते हैं, पता नहीं कैसे यहाँ लिटरेसी रेट कम है, लेकिन है कम, लेकिन ये कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट यहाँ से मतलब पास आउट होते हैं अच्छे खासे IAS PCS में। चलो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर लें, विच स्टैटिकल टूल इज कॉमनली यूज फॉर फॉरकास्टिंग। पूर्वानुमान मतलब फॉरकास्टिंग के लिए आमतौर पर किस सांख्यिकीय उपकरण का यूज किया जाता है? पूर्वानुमान लगाने के लिए मीन मीडियन मोड का यूज किया जाता है फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान लगाने के लिए, या मैं कह दूं क्या मीन मीडियन मोड? तो देखिए मीन मीडियन मोड से आप सिर्फ एवरेज निकालते हैं, एवरेज कितने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, कितने बच्चे 65 नंबर लेकर आए हैं, मोड से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे आपसे सिर्फ एवरेज आप निकालते हैं, इसे आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, फोरकास्ट आप नहीं कर सकते, भविष्यवाणी गलत है ये। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस ये आपका सही है। टाइम सीरीज एनालिसिस देखिए ये है क्या टाइम सीरीज एनालिसिस? तो टाइम सीरीज एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो यही होता है आपका क्या टाइम सीरीज एनालिसिस। जैसे डेटा के अनुसार, जैसे मैंने डेटा लिया और डेटा के अनुसार, ठीक है, मैंने 7 दिन का डेटा लिया, मैंने 7 दिन का डेटा लिया और 7 दिन के डेटा के आधार पे मुझे पता चला क्या स्कूल में सभी बच्चों का, ठीक है, कि परफॉर्मेंस क्या है सभी क्लास में बच्चों का, और किसका क्या प्रेजेंट है, मतलब कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, यही सब सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे बी आंसर आपका सही है, बी आंसर मेरे हिसाब से सही है। और डेटा कलेक्शन की हम बात कर लें, ये क्यों गलत है? तो डेटा में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे फोरकास्टिंग का कोई बात ही नहीं है, हटा ही दीजिए। सैम्पलिंग, यहाँ पे डेटा का सैंपल लिया जा रहा है, यहाँ पे भी प्रेडिक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत है। तो बी आंसर सही है। समय के साथ डेटा में होने वाले बदलाव को समझाने के लिए हम टाइम सीरीज का उपयोग करते हैं, जो भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। चलो ये मैंने देखिए आप सबके लिए बनाया है, इसको अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टाइम सीरीज एनालिसिस मतलब ये एक सांख्यिकी स्टैटिकल टेक्निक है, जिसमें ऐतिहासिक डेटा बिंदुओं हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस किया जाता है, ताकि भविष्य की घटनाओं और प्रवृत्तियों का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इकोनॉमिक में, मौसम विज्ञान में, बिजनेस में, जितने भी क्षेत्रों में रुझान मतलब ट्रेंड और मौसमी बदलावों को समझाने के लिए किया जाता है। चलो बाकी ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया क्यों ये गलत है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिकल डेटा शुड बी कंपैरेबल विच फंक्शन इंश्योर दिस। सांख्यिकीय आंकड़े तुलना योग्य होने चाहिए, तुलना योग्य होने चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है ये सांख्यिकी का कौन सा कार्य सुनिश्चित करता है? विच फंक्शन ऑफ स्टैटिक, विच फंक्शन ऑफ स्टैटिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एंश्योर दिस, इसको सुनिश्चित करता है। तो फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन, बी आंसर यहाँ पे आपका सही है। तुलना में सहायक, आपको मैंने पढ़ाया है कि सांख्यिकी तुलना में सहायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही है। सांख्यिकी आंकड़ों को क्या होता है समान मतलब कॉमन यूनिट्स में बदलता है ताकि तुलना की जा सके, जैसे दो देशों की आय की तुलना डॉलर में करना, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? सांख्यिकी के हेल्प से पॉसिबल है, ठीक है। और ये आपका समझ में आया आपको? अच्छा यहाँ पे अदर ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि फोरकास्टिंग में क्या होता है सिर्फ भविष्यवाणी की जाती है, तो ये तो गलत है, ठीक है। फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन हम लोगों का ये आंसर सही है। निश्चितता मतलब डिफाइननेस, इसमें डेटा स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, ये प्रूव करता है। और डेटा कलेक्शन में सिर्फ डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, तो ये गलत है आपका। यहाँ पे बी आंसर आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड। दो चरों के बीच एक कार्यात्मक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं रिग्रेशन। बी आंसर यहाँ पे आपका सही है, रिग्रेशन। अब रिग्रेशन होता क्या है? देखिए, रिग्रेशन का उपयोग संबंधों के अध्ययन में एक चर के आधार पे दूसरे मतलब वन वेरिएबल के आधार पे दूसरे का मूल्य निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिग्रेशन। और वही आपसे कह भी रहा है, टू वेरिएबल के बीच में अगर हम फंक्शनल रिलेशनशिप अगर हम स्थापित कर लें तो उसकी प्रक्रिया को हम रिग्रेशन बोल सकते हैं। तो बी आंसर सही है। इसको देख लो जरा यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात कर लूँ, एडवर्टाइजमेंट आपने 10% कराया है अपनी टोटल बजट का, तो 100 सेल हो रहा है आपका, 100 यूनिट सेल हो रहा है, आपका माल बिक रहा है। अगर आपने टोटल बजट का 20% अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया तो आपका 150 यूनिट माल बिक रहा है। 30% आपने खर्चा किया तो 200 यूनिट माल बिकेगा। तो जितना एडवर्टाइजमेंट बढ़ाते जाएंगे उतना आपका सेल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश करेंगे उसे हम रिग्रेशन बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, तो फ्यूचर सेल्स का प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। ओ, यहाँ पे आपका आंसर जो सही है वो आपका बी आंसर सही है। चलो नेक्स्ट है, देयर इज 70% चांस ऑफ रेन टुडे। अगर आपसे कह रहा है कि 70% चांस है आज बारिश होने की, तो ये कथन सांख्यिकी अवधारणा का उपयोग करता है। मतलब किस सांख्यिकी अवधारणा का इसमें उपयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। यहाँ पे पूर्वानुमान मतलब फोरकास्टिंग का एक हिस्सा है ये पूरा जो बताया गया स्टेटमेंट। इसमें भविष्य की अनिश्चितताओं को निश्चित संख्या में व्यक्त किया जा रहा है। मतलब अनिश्चितता, बारिश होने की जो संभावना है उसे 70% मतलब बता दिया गया। निश्चितता 70% आज, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आज बारिश होगी तो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैंने कहा आज 70% बारिश होगी, सांख्यिकी डेटा के आधार पर मैंने बता दिया, तो आप विश्वास करोगे, कहोगे हाँ यार बारिश होगी, जो काम करना है जल्दी से करके हट जाओ। ठीक है, तो बी आंसर, सी आंसर सही है। 70% संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, घटना मतलब लाइक्लीहुड, संभावनाएं बताई जा रही हैं। और अगर आप किसी घटना को संभावनाओं में बताते हैं, जैसे बारिश होगी, इंडिया मैच जीत जाएगा, वो हार जाएंगे, ठीक है, जैसे बारिश 70% की होने की संभावना है, मतलब 100 में से 70 बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि बारिश हो सकती है। चलो नेक्स्ट है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टैटिक हेल्प द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बाय यूजिंग। सरकार सांख्यिकीय सरकार को आयात निर्यात नीति बनाने में किसके माध्यम से मदद करती है? मतलब सांख्यिकी होती है, सांख्यिकी स्टैटिक, अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बना रही है तो ये सांख्यिकी किसके माध्यम से मदद करती है, ये पूछा जा रहा है। तो सांख्यिकी का जो, याद कीजिए मैंने आज ही क्लास में बताया है, सांख्यिकी का जो एक दूसरा काम जो मैंने आपको बताया, तो दूसरा या तीसरा कार्य जो है फंक्शन, वो पॉलिसी फॉर्मेशन है। सरकार भी अपनी जो पॉलिसी बनाती है, ठीक है, सांख्यिकी डेटा के आधार पर ही बनाती है। तो बी आंसर यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है, जब हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी बनाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे जो स्टैटिकल डेटा इसी को तो गवर्नमेंट यूज करती है, डेटा का यूज करके ही गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है, यूज करती है, ठीक है, करती है, उसी के भी यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसी बनाती है। समझ में आया आपको? और स्टैटिस्टिक के हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें क्लियर कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बना लेती है, गवर्नमेंट ये भी जान लेती है कि हमारे देश के लोगों की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, गवर्नमेंट ये भी जान सकती है। थर्ड, इकोनॉमिक कंडीशन गवर्नमेंट जान सकती है, स्टैटिकल डेटा के आधार पे हमारे देश के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है, तो यही सब सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही है। ठीक है, सांख्यिकी का यह कार्य सरकार को देश की आर्थिक स्थिति को समझने और उसके अनुसार भविष्य के लिए नियम और नीतियां बनाने में मदद करती है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे सांख्यिकी स्टैटिकल डेटा के आधार पे, और मतलब बेस्ड ऑन डेटा, सरकार क्या करती है, एग्जिम पॉलिसी मतलब आयात निर्यात पॉलिसी बनाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए क्या, जानना जरूरी है कि देश में कितना सामान बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना देश के अंदर आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, आयात निर्यात। फिर सांख्यिकी इन्हीं आंकड़ों को सटीक रूप से प्रस्तुत करती है गवर्नमेंट के सामने। फिर सेकंड है कि बिजनेस का घाटे का विश्लेषण, ठीक है, यदि स्टैटिकल यह दिखाता है, सांख्यिकी ये दिखाता है कि आयात निर्यात से अधिक है, तो मतलब बिजनेस का घाटा हो रहा है, और सांख्यिकी तथ्य को देखकर ही सरकार आयात पर टैक्स बढ़ा सकती है या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति या पॉलिसी अपनी बना सकती है। और गवर्नमेंट विदेशी मुद्रा भंडार को भी देखेगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी। सांख्यिकी के माध्यम से सरकार ये भी तय करती है कि विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने के लिए वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो ये सब जो पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है,
किसके भी यहाँ पे, सांख्यिकी के आधार पे, स्टैटिक के भी यहाँ पे, तो यहाँ बी आंसर सही है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी रिप्लेस अ लार्ज टेबल ऑफ फिगर विद अ सिंगल वैल्यू इट इज कॉल्ड। जब हम आंकड़ों की एक बड़ी तालिका को एक ही मूल्य में, एक ही मूल्य से बदल देते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम स्टैटिकल एवरेज बोलेंगे। यहाँ पे आपका सी आंसर सही है। देखिए स्टैटिकल एवरेज क्या होता है, सबसे पहले ये भी आप जान लो। जैसे अगर मैं कह दूं जब हमारे सामने बहुत सारे डेटा है, जब हमारे सामने ठीक है बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे, ठीक है बहुत सारे डेटा है, मतलब मैं कह दूं बहुत बड़ी टेबल है डेटा की, बड़ी टेबल है डेटा की, ठीक है डेटा है, और उसे अगर मुझे एक ही वैल्यू में अगर बदलना है, एक ही वैल्यू में अगर हमें क्या, एक ही वैल्यू में हमें क्या करना है, बदलना है बदलना है, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे स्टैटिकल एवरेज। क्या बोलेंगे, स्टैटिकल एवरेज। समझ में आया? तो यहाँ सी आंसर सही है। जैसे 50 एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगर मैं कह दूं 50 छात्रों के मार्क्स, 50 छात्रों के मार्क्स अगर आपको मिल गए, ठीक है, तो जाहिर बात है सभी छात्रों का एवरेज मार्क्स आप निकाल लोगे, सभी स्टूडेंट का आप क्या निकाल लोगे, एवरेज मार्क्स आप निकाल लोगे, ठीक है, और यही वैल्यू पूरे डेटा को आप रिप्रेजेंट कर दोगे कि एवरेज सभी स्टूडेंट का लगभग स्कोर इतना ही है। समझ में आया आपको? कोरिलेशन क्यों गलत है, क्योंकि ये संबंधों को बताता है, एक चीज पे असर पड़ने पे दूसरे पे क्या, जैसे आपकी इनकम बढ़ने पे खर्च आपके बढ़ जाएंगे, तो ये तो अलग हो गया अपने आप में। फोरकास्टिंग ये फ्यूचर प्रोडक्शन को बताता है, ये भी गलत है। हाइपोथेसिस जैसे जो जब अनुमान लगाते हो वो सही है कि गलत है, सांख्यिकी उसको प्रूव करता है, तो ये भी गलत है आपका। यहाँ पे आपका सी आंसर सही है। चलो ये सब देखिए, ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से, जो चीजें मैंने यहाँ पे बताया लेक्चर के थ्रू ये आप पढ़ लेना। चलो द पी वैल्यू इन स्टैटिक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, सांख्यिकी में पी वैल्यू मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, तो पी वैल्यू याद कीजिए, सांख्यिकी का जो 7वां कार्य था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था टी वैल्यू पी वैल्यू, ठीक है, तो टी वैल्यू और पी वैल्यू ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से संबंधित है, परिकल्पनाओं के एजम्पशन से संबंधित है, मतलब एजम्पशन अनुमानों से संबंधित है पी वैल्यू हमें यह निर्णय लेने में मदद करता है कि जो एजम्पशन हमने लगाया है, ठीक है, या जो सरकार ने एजम्पशन लगाया कि नई दवाइयां क्या इलाज के लिए बेटर है कि नहीं, उसको सही है कि गलत है, ठीक है, सही है कि वो गलत है, इसको प्रूव करने का काम सांख्यिकी के माध्यम से हम करते हैं। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही है, बी आंसर यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सही है। चलो इसको आप पढ़ लेना अच्छे से और मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। पी वैल्यू मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक एक्ट एज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी विच फंक्शन डज द रिप्रेजेंट, सांख्यिकी अर्थव्यवस्था के बैरोमीटर जो दाब को मापता है, ठीक है, प्रेशर को मापता है, तो सांख्यिकी अगर मैं कह दूं बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है, तो या किस कार्य को दर्शाता है, ये अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए बैरोमीटर अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पे बी आंसर सही है, ठीक है, सांख्यिकी अर्थव्यवस्था के बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है, तो ये किस कार्य को दर्शाता है, कंपैरिजन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तुलना और नीति निर्धारण को ये दर्शाता है। यहाँ पे बी आंसर आपका परफेक्ट है। इसको थोड़ा डिटेल में बात कर लें, जैसे बैरोमीटर दबाव को मापता है, वैसे सांख्यिकी देश की जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई, इसको मापकर देश की अर्थव्यवस्था की सेहत को बताता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे बात कर ले, जैसे सांख्यिकी अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है, इसलिए कहा जाता है जिस तरह बैरोमीटर हवा के दाब को मापकर मौसम का हाल बता देता है, वैसे जो सांख्यिकी है स्टैटिक है, ये देश के प्रीवियस डेटा और प्रेजेंट डेटा के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मतलब देश की जीडीपी कितनी है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, इन सबकी भविष्यवाणी या इसको एग्जैक्ट अनुमानों के आधार पर सांख्यिकी बता सकता है, ठीक है, भविष्य की नीतियां गवर्नमेंट उसी के आधार पर अपनी बनाती है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप सभी स्टूडेंट को। जैसे कंपैरिजन और स्टडी, जैसे मैंने अभी बताया ना, बैरोमीटर की तरह अगर ये है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। जैसे बैरोमीटर की तरह सांख्यिकी भी पिछले आंकड़ों की तुलना वर्तमान आंकड़ों से करता है। जैसे पिछले साल इन्फ्लेशन, महंगाई दर 4% थी, इस साल 6% है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके सांख्यिकी स्टैटिक बता सकता है कि अर्थव्यवस्था में दबाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। नीति निर्धारण, जैसे सांख्यिकी बैरोमीटर के रूप में यह संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था में क्या मंदी मतलब रिसेशन आ रही है, तो सरकार और केंद्रीय बैंक मतलब जो आरबीआई है हमारा, ये तुरंत अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में बदलाव कर लेते हैं, जिससे इस स्थिति को संभाला जा सकता है। और आर्थिक सूचकांक की अगर हम बात कर लें, जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे जो सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे, या मैं कह दूं होलसेल प्राइस इंडेक्स,
ये अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को वास्तविक तापमान को मापते हैं, अर्थव्यवस्था के वास्तविक तापमान को, और इन्हीं के आधार पे सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता और बैंक की ब्याज दरें तय होती हैं। समझ में आया? तो यही है आपका स्टैटिक। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है आज का, मे बी दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेबर टर्नओवर रेट्स, प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आर द एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रदर्शन मूल्यांकन की समीक्षा, श्रम परिवर्तन दर, प्रोत्साहनों की योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सभी देखिए जो एग्जाम्पल है, स्टेटिंग इन प्रोडक्शन, स्टेटिंग इन मार्केट, क्या मार्केटिंग, स्टेटिंग इन फाइनेंस, ये आपको देखने से क्या लग रहा है, ये आपका आंसर यहाँ सही होना चाहिए, डी आंसर। स्टेटिंग इन पर्सनल मैनेजमेंट, कार्मिक प्रबंधन में सांख्यिकी, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं आपके। डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यों सही है डी वाला, क्योंकि ये सभी जो दिए गए हैं एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, ये सभी कार्य कर्मचारियों से जुड़े हैं, एम्प्लॉयज हैं। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, टर्नओवर, लेबर टर्नओवर, कर्मचारी बदलाव दर, इंसेंटिव, प्रोत्साहन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल मैनेजमेंट के पार्ट है। ओके या तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सभी जब सांख्यिकी का उपयोग एम्प्लॉय या एचआर एक्टिविटी में होता है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में स्टैटिक कहते हैं, मतलब यहाँ पे आपका स्टैटिक इन पर्सनल मैनेजमेंट, यहाँ पे डी आंसर आपका सही होगा। ओके चलो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। कैसी लगी क्लास आप सभी स्टूडेंट को कमेंट्स करके जरूर बताइए आप सभी स्टूडेंट। और क्लासेस देखिए पूरी तरीके से डिटेल में कराई जा रही हैं, डिटेल में हो रही हैं, सारा थ्योरी सेक्शन डिटेल में, एमसीक्यू बहुत सारी क्लास में कवर कराई जा रही हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारे इस बैच से जरूर जुड़िए, ये एग्जाम स्पेशल बैच है, बैच पूरी तरीके से लॉन्च हो गया है, बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड कर चुके हैं, अपने आप को एडमिशन ले चुके हैं। आप भी एडमिशन लीजिए, मिनिमम फीस के साथ ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, देन रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे UPSSC ASO एग्जाम स्पेशल बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है, सारी जानकारी बैच से रिलेटेड ले सकते हैं। ये एग्जाम स्पेशल बैच है, इसमें थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, डिटेल में सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। डेली क्लास, लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ सब आपको मिलेगा। तो आप सभी बच्चे, आप सभी स्टूडेंट इस बैच से जुड़ना ना भूलें अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। इन 90 दिनों का पूरा कंप्लीट बैच है, लगातार क्लास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल सभी पे हम लोग विशेष फोकस करेंगे, एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होगी। ओके चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।